हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री वर्स केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक इसमें क्या बात कर ली है, देखो। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है ना। फिर हमने देखा था कि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड का क्लासिफिकेशन हमने समझा। उसके बाद हमने इनकी आईयूपीएसी नेमिंग की बात की थी, है ना, डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड की। आज वाले सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे बॉन्डिंग के बारे में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है। उसको हम समझेंगे, इसकी कुछ बेसिक सी थ्योरीज हैं जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे उन थ्योरी के बारे में। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपने अभी तक पिछले सेशंस जो हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं चैनल पर, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आपको उनको देखना है। तभी जाके आपको ये वाला सेशन थोड़ा क्लियर होगा, है ना। क्योंकि जब तक आपको लेगेंड और मेटल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इसको नहीं समझ सकते हो, राइट। तो एक बार उसको आप पहले देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट करना। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बॉन्डिंग में किस थ्योरी की, बर्नर्स थ्योरी की, समझना। तो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी आई। सबसे जो पहली थ्योरी थी वो किसने दी थी, बर्नर्स ने, है ना। तो बर्नर्स थ्योरी को, जो बर्नर थे ना, वो एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, कि उनका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। तो इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था, उसको हम यहाँ पे समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि बर्नर्स थ्योरी है क्या। उसके बाद कौन थे, उसके बाद थे अपने आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्योंकि बर्नर्स थ्योरी कंप्लीटली नहीं बता पाई तो वीवीटी फिर निकल के आई। वीवीटी किसने दी थी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दी थी पाउलिंग ने। आप बोल सकते हो सेलेटर एंड पाउली, ठीक। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसके बाद, क्योंकि वीवीटी में भी कुछ कमियां रह गई तो उसको ओवरकम करने के लिए कौन निकल के आई, फिर सीएफटी। तो सीएफटी किसने दी थी, तो, है ना, आप इसको याद रखना, बैथे एंड वन ब्लैक, ठीक, ये इन्होंने दी थी। अच्छा, और उसके बाद लास्ट में होती है एक लिगेंड फील्ड थ्योरी जिसको आप एमओटी भी बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये आपको मिलेगी हायर क्लासेस में। जब आप जाओगे एमएससी करने, बीएससी करने ना, तो उस टाइम पे आपको केमिस्ट्री में ये मिलेगी, है ना। तो हमें अभी कौन कौन सी देखनी है अपनी ट्वेल्थ क्लास में, बर्नस थ्योरी, देन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे अभी, है ना। तो समझना स्टार्ट करते हैं कहाँ से, वर्नर थ्योरी से, कि वर्नर थ्योरी क्या कहती है, जो सबसे पहली थ्योरी थी किसके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। तो बर्नर के एक्सपेरिमेंट से हम बात करेंगे और वीवीटी तक आज वाले सेशन में कवर करेंगे। इसके बाद जो सीएफटी की बात रहेगी वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, राइट। तो याद रखना, यदि आपने अभी तक पुराने सेशंस इसके पहले जो थे वो नहीं देखे हैं तो एक बार आप उनको पहले देखोगे, उसके बाद ही आप इस वाले सेशन को कंटिन्यू करना। अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगी। क्योंकि जब तक आपको लेगेंड और मेटल का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, ये 100% आपको ये समझ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले पुराने सेशंस आपको देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो उनको एक बार गो थ्रू करना, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बर्नर्स थ्योरी से। तो देखो, बर्नर ने क्या किया था, इन्होंने काम किया था किसमें, कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स पे। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया किस पे, कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स। इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड, एक कोबाल्ट का सॉल्ट ले लिया और उसमें अमोनिया गैस को पास किया, ठीक। COCl3, एक इन्होंने कोबाल्ट का सॉल्ट ले लिया और अमोनिया, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप बोल सकते हो, तो अमोनिया इन्होंने पास की। इन्होंने क्या देखा, जब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, आप बोलो जो सॉल्ट बने, उन सॉल्ट में इन्होंने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर थे। अच्छा, इन्होंने बनाए कैसे, तो कभी इन्होंने कंडीशन चेंज की, कभी क्लोरीन ज्यादा ले लिया, कोबाल्ट क्लोराइड ज्यादा लिया, तो कभी अमोनिया ज्यादा ले ली। इस तरीके से इन्हें कितने कॉम्प्लेक्स मिले, 4 कॉम्प्लेक्स इन्हें उस टाइम पे मिले थे। आप बोलो टोटल 5, क्योंकि एक में आइसोमर बनेंगे, अभी हम समझेंगे, हाँ। तो ये वो कॉम्प्लेक्स थे। इन्होंने उस टाइम पे इनके नाम क्या दिए, हमें थोड़े से नाम याद रखना है क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इस टेबल में देखो आप, ओल्ड नेम करके कॉलम है। तो एक का नाम था ल्यूथियो, ल्यूसियो, परफ्यूरियो, प्रेसियो एंड बाइलियो, डिपेंड ऑन द नेम ऑफ द कलर। कलर से आप देखो, पहला वाला था येलो कलर का, दूसरा पर्पल कलर का, फिर ग्रीन कलर का और वायलेट कलर का, और लास्ट में था ब्लू ग्रीन कलर का। तो इनको मिले डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। देखो इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड लिया और अमोनिया पास की,
अब इन्हें डिफरेंट डिफरेंट कलर के कंपाउंड मिल गए, जबकि इन्होंने लिए थे तो स्टार्टिंग तो सेम ही चीजों से की थी। कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट का सॉल्ट लिया, और एमाइन लिया, अमोनिया, और इनके कॉम्प्लेक्स बनाए। स्टार्टिंग मटेरियल सेम है, लेकिन इन्हें जो कंपाउंड मिले उनके अलग अलग कलर थे। कोई येलो कलर का, तो कोई पर्पल का, तो कोई ग्रीन कलर का था। तो इन्होंने क्या किया, फिर उन कंपाउंड के बारे में स्टडी की। और इन्होंने फिर स्टडी जब की, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, और उसके बेसिस पे इन्होंने दो टाइप की वैलेंसी बताई। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, जो हम यहाँ पे समझेंगे, है ना। तो अभी आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि इन्होंने काम किस पे किया, कोबाल्ट एमाइन कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट और अमोनिया के कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाए थे। ठीक। अब इनके टाइम पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड नहीं थी, जैसे आज के समय में जो है ना। अब हमें इतना एक्सपेरिमेंटल ना उसके बारे में ऑब्जर्वेशन नहीं करना पड़ेगा, कंपाउंड बना हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता कर लेते हैं कि वो कंपाउंड कौन सा होगा, या उसमें कौन कौन से मेटल है, कौन सा लिगेंड है, वो हमें जल्दी पता चलता है। लेकिन इनके टाइम पे ये मेथड डेवलप नहीं हुई थी। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट से पता किया कि इनके कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होगा, या इनमें डिफरेंस कहाँ पे होगा वो। अब देखो, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दें कि देखो, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, तो स्टार्टिंग वाली क्लासेस में हमने आपको बताया है, इसको हमने क्या नाम दिया था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसको बोलते थे आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसका नाम था आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, एक कॉमन सा छोटा सा नाम है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आप एक चीज ध्यान रखना, जो कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये कभी अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। और जो बाहर वाला है आयोनाइजेशन स्फीयर, वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। राइट, आयोनाइजेशन स्फीयर ब्रेक हो जाता है, जबकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रेक नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया वो समझते हैं। पहले इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स बना लिए, इन्हें अलग अलग कलर के कॉम्प्लेक्स मिले, इन्होंने रख लिए अलग अलग उनको। अब इन्होंने क्या किया, इन कॉम्प्लेक्सेस का क्या किया इन्होंने, पहले इन्होंने कंडक्टिविटी मेजरमेंट की। अब देखो, जो इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाए थे वो कौन कौन से थे, अभी आपको उनको फॉर्मूला बताते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स इनको ऐसा मिला, ये पहला वाला था। ठीक है, दूसरा वाला हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट, हाँ। अच्छा, आपको लगे कि हम कहाँ से इसको लिख रहे हैं, तो आपको देखो बता भी देते हैं कि ये जो टेबल है ना, इसमें अपने पास उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्हें ये कॉम्प्लेक्स मिले थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, हाँ। देखो, तो अच्छा, पहली बार में आप यहाँ पे लाइन वाइज कर लो कि पहली बार में NH3 5 6 थे अंदर। दूसरी बार में यहाँ पे 5 NH3 है, 1Cl आ गया, तो 2Cl बाहर होगा। तीसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं CO। NH3 अभी यहाँ पे 4 ले लो आप, और एक यहाँ पे 2Cl हो जाएंगे, और बाहर एक Cl। इस तरीके, सपोज अभी अपने पास इतने ही है ना, तो जो एक और लास्ट वाला है वो हम अभी ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी के लिए। कोबाल्ट NH3 3 थे, और Cl भी तीनों अंदर थे, इस तरीके से ये चौथा था। तो इन्होंने सबसे पहले क्या मेजरमेंट किया, कंडक्टिविटी। अब देखो, ये तो सॉल्ट थे, तो इन्होंने इनका क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, और फिर सॉल्यूशन की इन्होंने कंडक्टिविटी मेजरमेंट किया। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन में जो होती है, सॉल्यूशन जो होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कौन से, किसकी वजह से होते हैं, तो आपको पता है कि उनमें फ्री आयंस होते हैं। उन आयन की मोबिलिटी की वजह से उनमें क्या होती है, कंडक्टेंस फ्लो होती है, या वो कंडक्टर्स होते हैं, राइट। तो किसकी वजह से, फ्री आयंस की वजह से। तो जैसे ही इन्होंने इसको सॉल्यूशन में बनाया, तो देखो क्या बनेगा। आपको अभी बताया हमने कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो एंटिटी है, वो आयंस में ब्रेक नहीं होती है, तो ये ऐसे ही रहेगी, +3 आ जाएगा। और कितने Cl बाहर हैं, देखो 3, तो 3Cl इस तरीके से Cl- बन जाएंगे। सिमिलरली, इस कॉम्प्लेक्स के जब इन्होंने सॉल्यूशन बनाया, तो इनको क्या मिलना चाहिए था, कुछ ऐसे 8 और 5, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में होगा वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाले को ब्रेक नहीं करना है, अंदर जो एंटिटी है उसको ब्रेक नहीं करना है आपको, और बाहर जो भी होगा उसको हम ब्रेक कर देंगे, तो Cl-, एक ही Cl हो तो एक Cl-। अब आप यहाँ पे काउंट करो। ठीक। यदि आप यहाँ पे काउंट करोगे कि कितने आयंस हैं, तो देखो इसके पास कितने आयंस हैं,
3 एनायन 1 कैटायन, तो टोटल कितने आयंस हो जाएंगे? 4 आयन इस सॉल्यूशन में। इसमें कितने आयंस हो जाएंगे? देखो 2Cl है, 1 आपका कॉम्प्लेक्स वाला है, तो 3 आयंस टोटल। इसमें कितने आयंस है? देखो ओनली 2 आयंस, 1 कैटायन 1 एनायंस। तो आप यदि देखोगे नंबर ऑफ आयंस, अच्छा ऊपर वाले को भी देखो, जो सबसे चौथा वाला है ना, लास्ट वाला, उसको यदि आप ब्रेक करोगे ना, तो एक इसमें ब्रेक हो जाएगा। ये तो ब्रेक ही नहीं होगा, है ना? क्योंकि आप देखोगे इसमें जितने भी एंटिटी सबके सब अंदर हैं। तो आप इसमें क्या बोल सकते हो कि इसके पास तो कोई आयंस है ही नहीं, तो इसमें कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। तो आप देखोगे यदि हम इन तीनों को कंपेयर करें जो हमने स्टार्टिंग में बनाए, तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? कंडक्टिविटी का यदि हम ऑर्डर निकालें, यहाँ पे लिखना चाहें, तो देखो पहले वाले की सबसे ज्यादा होगी, देन दूसरे वाले की, और देन आपके तीसरे वाले की। ऐसा क्यों? जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे सॉल्यूशन में, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो इन्होंने पहला क्या किया, कंडक्टिविटी मेजरमेंट, उन्हें क्या देखने को मिला कि पहले वाले कॉम्प्लेक्स की कब सबसे ज्यादा थी, फिर दूसरे वाले की, फिर तीसरे वाले की, और चौथे वाले की तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट हुआ ही नहीं। राइट? तो पहला इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट किया, वो क्या किया, इन्होंने कंडक्टिविटी को मेजर कर लिया। एक हुआ। अब जो एक्सपेरिमेंट देखो, केवल एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते थे। तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ और रिएक्शंस की, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसको आप बोलोगे। दैट मीन्स प्रेसिपिटेट मिलेगा इसमें आपको। फिर से देखते हैं, फिर से तीनों कॉम्प्लेक्स को ले लेते हैं हम, है ना? तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है, फिर से सेम। तो पहला कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया, वही वाला जो अपने पास पहले से था, NH3 6 थे, और यहाँ पे Cl3। रिएक्शन किसके साथ करवाई इन्होंने? AgNO3। क्या इसमें इन्होंने ऐड किया? AgNO3। ठीक, ठीक है। अच्छा दूसरा इन्होंने, फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लो आप। रिएक्शन अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सो डोंट वरी। तो इन्होंने जो इनमें AgNO3 डाला था ना, वो उन्होंने एक्सेस में लिया। AgNO3 को एक्सेस में डाला, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इसमें कितना क्लोरीन है ना? उन्हें ये पता भी नहीं था कि क्लोरीन किस में कितना है, तो एक्सेस में AgNO3 को उन्होंने ऐड किया। अपने पास तीसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा था? ए वाला। अब देखो ये बिल्कुल लॉजिकल सा है। आपको लगेगा कि सर ये कैसे पता चलेगा, बिल्कुल लॉजिकल है, सिंपल सा है। देखो अभी आप इस रिएक्शन को करोगे, तो चौथा वाला भी लिख लो आप। इससे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, तो अच्छे से समझना आप लोग। सिंपल कॉन्सेप्ट है, AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दो आप। तो इन सारे जो उनके पास जो चार कॉम्प्लेक्स थे, उन्होंने उनका सॉल्यूशन बना लिया, और उन सॉल्यूशन में उन्होंने एक्सेस में क्या डाला? AgNO3। जैसे उन्होंने AgNO3 डाला, तो क्या मिलना चाहिए? देखो इसका सिल्वर और इसका क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? ये सॉल्ट बनाएंगे, AgCl का PPT। तो पहले वाले में इन्हें कितने मोल्स मिलेंगे AgCl के? क्योंकि बाहर 3 Cl है यहाँ पे, तो 3 मोल्स AgCl बनेगा, इसमें 3 मोल्स इसके कंज्यूम हो जाएंगे। इसमें देखोगे तो कितने Cl बाहर है? देखो 2। क्योंकि हमें पता है केवल बाहर जो स्पीसीज है वो ही ब्रेक होता है आयंस में। तो अंदर वाला Cl जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, वो तो ब्रेक होगा नहीं, तो वो Ag के साथ जाएगा नहीं सॉल्ट बनाने। तो केवल बाहर जो है वो बनाएंगे। इसमें कितना मिलेगा? 1 मोल AgCl। इसमें नो PPT, क्योंकि इसमें Cl बाहर है ही नहीं, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। समझ आया? तो जब उन्होंने ये PPT बनाया, उन्होंने ये प्रेसिपिटेट बनाए इनमें, तो सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेट किस में मिला उन्हें? पहले कॉम्प्लेक्स में। प्रेसिपिटेट तो आप समझते हो ना, कि जैसे ही मिलाओगे तो सफेद कलर का पाउडर यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। उसमें आपका सॉल्यूशन में, उसको मेजर कर लेंगे हम। तो सबसे ज्यादा किस में मिला उन्हें? पहले वाले में, जिसमें 3 Cl बाहर थे। तो पीपी जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा मिली, उसी में हमें PPT भी ज्यादा मिला, है ना? तो दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये मिल गया। फिर उन्होंने एक और मेजरमेंट किया। आप लोगों ने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ी होंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आप सबको ध्यान होगा, जो डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो इन्होंने क्या किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजरमेंट किया अगेन। फिर से वही कॉम्प्लेक्स आप ले लो। देखो बहुत ही सिंपल है ये चीजें। तो आप देखोगे, तो यदि हम इसको ब्रेक करेंगे, तो कितने वही आयंस बना दो आप क्विकली यहाँ पे, +3 और 3 Cl माइनस।
सिमिलरली सेकंड जो कॉम्प्लेक्स हमने देखा था, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो जब हमने इसका सॉल्यूशन बना दिया, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट में नंबर ऑफ आयंस अलग अलग थे, क्योंकि उनका फॉर्मूला ही अलग अलग था पूरा, है ना, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग था। तो उसके बेसिस पे है ना, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने देखा था, रिलेटिव लॉगिंग इन प्रेस वेपर प्रेशर, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें से किसी भी प्रॉपर्टी को यदि इन्होंने जो मेजर किया, तो इन्होंने क्या देखने को मिला इन्हें, कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स की ज्यादा आई। अभी बताएंगे आपको क्यों, वैसे आप सबको पता भी है क्यों, है ना। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो ये ऐसा बन गया देखो। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा है, आपको ना एक एक्साइटमेंट मिलेगा कि कैसे उन्होंने इतना थिंक किया होगा, कि किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें, है ना। तो जब उन्होंने कंडक्टिविटी मेजरमेंट किया था ना, तो उसी के बेसिस पे उन्हें ये आइडिया आया। ठीक। जब उन्होंने कंडक्टिविटी को मेजरमेंट किया, तो उसी पे उन्होंने देखा कि कंडक्टिविटी तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे, है ना। तो उसके बेसिस पे उन्होंने सोचा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो किस पे डिपेंड करती है, आप याद रखना, डिपेंड्स ऑन सॉलिड पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने इसके सॉल्यूशंस बनाए, क्या मिला इन्हें, देखो इसमें कितने आयंस थे, 4, इसमें वही आपके कितने आयंस थे, 3, और इसमें आपके कितने आयंस थे, 2। ये वही चीज है जो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया, और लास्ट वाले में कोई भी आयन नहीं था। तो जब इन्होंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजरमेंट किया, हमें पता है कि वो डिपेंड करती है सॉलिड पार्टिकल पे। तो जिस सॉल्यूशन में सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा होंगे, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा आएगी। तो इन्हें देखने को मिला कि पहले कॉम्प्लेक्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा, दूसरे की फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से। तो इसकी बेसिस में उन्हें ये पता चल गया कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, है ना, वो कुछ इस तरीके से होगा जो आपको यहाँ पे बताया हमने, कि इस पहले वाले में 3 CL बार है, दूसरे वाले में 2। तो जो यहाँ पे टेबल में आप देखोगे ना, तो जो हमने यहाँ पे दी थी, इसमें आप देखोगे ओल्ड फॉर्मूले लिखा है और न्यू फॉर्मूले लिखा है। इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में देखो, ओल्ड फॉर्मूले। ओल्ड फॉर्मूले का मतलब जो बर्नर्स ने बताए थे, फिर जो न्यू रिप्रेजेंटेशन आया उसके बेसिस पे उन्होंने न्यू लिखा है यहाँ पे। तो पहला फॉर्मूले में देखो कितने अमोनिया थे, 6, दूसरे वाले में 5, फिर 4, इनमें 4 और इसमें 3। तो किसके आधार पर उन्हें ये पता चला कि NH3 इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसके आधार पर जो उन्होंने मेजरमेंट किया, पहला मेजरमेंट कंडक्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी से उन्हें पता चल गया कि कितने कितने Cl बाहर होंगे, है ना, क्योंकि Cl ही आयंस बनाएगा, NH3 तो न्यूट्रल है ना। फिर उन्हें और क्या पता चला, देखो प्रेसिपिटेशन से पता चला कि यदि 3 AgCl ज्यादा प्रेसिपिटेट मिला हमें, तो NH3 उसके अंदर कितने होंगे, 6 होंगे, इसमें 2 फिर इस तरीके से गई। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन में क्या कहा, वो हमें समझना है। तो उन्होंने कंक्लूजन में यहां से निकाल के दिया दो कॉन्सेप्ट, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ये देखो पहला इनका काम था, सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग को बताने में स्टार्टिंग में इन्होंने काम किया ये, और बहुत ही हेल्पफुल हुआ। इसके बाद फिर काफी सारी थ्योरी आई, है ना, फिर उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया। तो इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया इन ऑब्जर्वेशन के बाद, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का। आपको डायरेक्टली बताते हैं, देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है क्या, जो आयोनाइजेबल है। आयोनाइजेबल मतलब जो आयोनाइजेशन स्फीयर में है, वो आपका प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, उस कॉम्प्लेक्स में उस मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, वो उसकी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक। कैसे होती है, आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल मतलब जब आप आपने इसका सॉल्यूशन बनाया, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगी। ठीक। अच्छा, बात आए यदि सेकेंडरी वैलेंसी की, तो ये कैसे होती है, नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल का मतलब ये अभी अपने आयंस में ब्रेक नहीं होगी, जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो होगी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। राइट। मतलब इससे क्या पता चला कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा ये सेकेंडरी वैलेंसी वाला पोर्शन। अच्छा, और डायरेक्टली कैसे निकालोगे आप, तो याद रखना ये हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या देखना होता है आपको निकालने के लिए इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक एग्जांपल वो देख लेते हैं हम, जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको।
ए था इनका। तो आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देख के बोल दोगे है ना, तो क्या आएगा देखो। इसमें यदि हम पूछें आपसे कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है, पीवी मतलब प्राइमरी वैलेंसी, तो आपको अभी बताया जो आयोनाइजेबल आयोनाइजेबल होती है मतलब आयोनाइजेशन स्क्वायर में मिलेगी तो 3 है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, क्या आएगी देखो। कोबाल्ट की एक्स ले लो, NH3 न्यूट्रल होता है तो 0, Cl पे -1 होता है, कितने Cl है 3, और इक्वल में आएगा 0 क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नहीं है, तो एक्स इक्वल निकल के आएगा 3। तो इस कॉम्प्लेक्स की प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3। यदि हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो वो होता है कोऑर्डिनेट नंबर। देखो कितने हैं NH3, 6। तो कितनी हो जाएगी सेकेंडरी वैलेंसी, 6। क्या है ये, कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होती है। तो निकालना आपको डायरेक्टली ऐसे है कि जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला उन्होंने दिया है उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, वो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है मतलब आयंस में ब्रेक हो जाएगी, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है मतलब आयंस में ब्रेक नहीं होगी। एक चीज और आप यहाँ पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो बता देते हैं एक और एग्जाम्पल से, जैसे हमने ए दे दिया। ठीक। अब आप जब इसमें देखोगे, तो जब आप इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो मतलब प्राइमरी वैलेंसी निकालोगे, तो मेटल एक्स लोगे, NH3 पे 0, 4 NH3 है, Cl पे -1, टोटल Cl अपने पास 3 है, तो इक्वल 0, तो एक्स इक्वल आएगी 3। अब इसका मतलब क्या है देखो, इस कॉम्प्लेक्स में इस कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस तो काफी है, क्योंकि इसमें 4 आयंस होंगे, इसमें केवल 2 आयंस होंगे। फिर प्राइमरी वैलेंसी सेम क्यों आई, तो आप एक चीज ध्यान रखना, जो आयन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है वो सेकेंडरी को भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 2 क्लोरीन इसके अंदर है, तो जो 2 क्लोरीन है ना, ये दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। यदि इसमें हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें इस कंपाउंड में, तो कितनी आएगी देखो, 6 आएगी, क्योंकि 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। राइट। 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है इस कॉम्प्लेक्स का। 4 NH3 है, 2 Cl है, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो दोनों का काम कर सकती है, वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगी तो। ठीक। लेकिन फिर आप बोलोगे सर ये आयोनाइजेबल कैसे हो गई, तो आयोनाइजेबल नहीं होगी उस केस में वो। तो इसके लिए ये बर्नर ने बताया था उस टाइम पे, ठीक है, कि जो प्राइमरी एक आयन है वो दोनों को भी सेटिस्फाई कर सकता है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। तो निकालने का तरीका इसलिए हमने आपको कहा कि केवल आपको आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन स्पेयर नहीं देखना है। जब भी प्राइमरी वैलेंसी की बात आए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो मेटल की, और जब भी सेकेंडरी की बात आए तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल आयन का देख लेना है। राइट। अच्छा, चलते हैं यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है ना, इनके बेसिस पे जो उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया बर्नर ने, उसके बेसिस पे उन्होंने इनके स्ट्रक्चर भी बनाए। कैसे बनाए थे वो देख लेते हैं, देखो ये रहे। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है कि जो प्राइमरी वैलेंसी थी, ठीक, जो प्राइमरी वैलेंसी थी उसको उन्होंने दिखाया किससे, डैश लाइन से। किससे दिखाया, डैश लाइन, इस तरीके से। राइट। और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक, उसको उन्होंने दिखाया सॉलिड लाइन से, मतलब इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, और एक और यहाँ पे उन्होंने केस लिया था, फॉर बोथ, फॉर बोथ मीन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यदि अपने पास उस कॉम्प्लेक्स में कोई ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा आयन है जो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके लिए उन्होंने दोनों लाइन का यूज किया था इस तरीके से। कहीं पर यदि आपको ऐसी लाइन मिल जाए कि आपकी सॉलिड लाइन भी है और डैश लाइन, तो उसका मतलब वो आयन क्या कर रहा है, उस कॉम्प्लेक्स में वो प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखो, पहले वाले में तो सिंगल लाइन है, देखो यहाँ पे Cl है, एक Cl ए रहा और एक Cl ए रहा, तो ये तीनों किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी को, प्राइमरी वैलेंसी को। और NH3 जितने भी लगे हैं वो किससे लगे हैं, सॉलिड लाइन से, तो वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक। अच्छा, अगला आप देखो, तो यहाँ पे HCl डॉट डैश लाइन से है तो प्राइमरी वैलेंसी,
ए वाला सीएल भी डेस्ट लाइन पे है तो प्राइमरी वैलेंसी को फॉलो कर रहा है यहाँ पे सेटिस्फाई। और इस सीएल को जब आप देखोगे तो इसके लिए देखो दोनों लाइन उन्होंने यूज की है, सॉलिड भी और डेस्ट लाइन भी। मतलब क्या है कि ये जो सीएल है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है प्लस में सेकेंडरी वैलेंसी को भी, तो ये दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, देखो एक सीएल अंदर है तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली इसमें आप देखोगे तो कितने सीएल हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, टू। और इसमें कैसे हैं, वो तीनों के तीनों यहाँ पे दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्राइमरी वैलेंसी को उन्होंने डैश लाइन से दिखाया, सेकेंडरी को सॉलिड लाइन से। और यदि कोई अपना आयन ऐसा है कि जो प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी को, तो उसके लिए उन्होंने दोनों दोनों लाइन को यूज कर लिया। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में वो इसका स्ट्रक्चर दे सकते हैं और आपसे पूछेंगे कि कितनी प्राइमरी वैलेंसी कितनी सेकेंडरी। तो स्ट्रक्चर देख के भी हम बता सकते हैं कि क्या होगा, राइट। सिंपल था। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये तो बात होगी किसकी, वर्नर्स थ्योरी की। अब इन्हों की इनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशंस क्या थी देखो, पहले वो देख लेते हैं। तो इनकी जो लिमिटेशन थी, आप पहले बोलोगे कि डू नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई ओनली सम मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इन्होंने देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किनने बताई। अब आपको यहाँ पे पता है कि कुछ मेटल्स ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं, जिसमें मोस्टली आप देखोगे तो डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और वो ज्यादातर होती हैं। तो इसको ये नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही मेटल्स ऐसी हैं जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, बाकी सब के सब क्यों नहीं। ठीक। फिर इन्होंने क्या नहीं बता पाए, डू नॉट एक्सप्लेन द शेप एंड जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, कि जो कॉम्प्लेक्स बने हैं उनकी शेप क्या होगी, जियोमेट्री क्या होगी, उसको नहीं बता पाए। कलर को भी, इनके कलर की इनने कोई बात नहीं की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात नहीं की। एंड साथ में आप बोलोगे कि स्टेबिलिटी को भी ये नहीं बता पाए कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगी। तो ये जो लिमिटेशन थी, अच्छा, लेकिन इनकी स्टार्टिंग काफी अच्छी थी कि इन्होंने ये तो बता दिया कि हाँ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग नाम की कोई चीज है। तो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, आपको ध्यान रखना है, बर्नस थ्योरी से। और क्या होती है वो ध्यान रखना है, कैसे निकालते हैं वो। ठीक। और लिमिटेशंस आपकी ये थी इतनी, तो इनको हमें कैसे अब ओवरकम करना है इन लिमिटेशंस को, तो इसके लिए क्या आई, सेकंड थ्योरी। वो थ्योरी कौन सी थी अपनी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक। ये थ्योरी जो निकल के आई, इसके पोस्टुलेट क्या क्या थे पहले हम उनको समझेंगे, फिर इसको डिटेल से समझेंगे। किसने दी थी, तो नाम याद रखना, ये दी थी पाउली एंड स्लेटन ने। ठीक। किसने दी थी, पाउलिंग और स्लेटन ने, ये आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था। अब हमें इसको समझना क्या है, देखो। तो जो लिमिटेशन किसमें थी आपकी, बर्नर्स थ्योरी में। देखो बर्नर्स ने स्टार्टिंग ठीक की थी कि उन्होंने ये तो स्टार्टिंग किया कि हाँ इसमें किसी टाइप की बॉन्डिंग होगी, है ना। तो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है। अब उनकी जो लिमिटेशन थी उनको ओवरकम करने के लिए वीबीटी आई। तो वीबीटी ने क्या बताया, इनके जो मेन पोस्टुलेट थे वो क्या थे, देखो, कि द सेंट्रल मेटल एटम और आयन मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू इस कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था जो आपने 11th में भी पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, वहीं से आपका सिमिलरिटी रखता है। इन्होंने बताया कि जो मेटल है किसी कॉम्प्लेक्स में और जो लेगेंड है, ठीक, इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल और लेगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये किससे बना है, ये बना है ओवरलैपिंग ऑफ दी ऑर्बिटल्स। मतलब ये किस टाइप का है, कोवलेंट टाइप का है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका, ओवरलैपिंग ऑफ दी ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से क्या बनता है, मेटल और लेगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब हमें पता है लेगेंड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, और मेटल क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो उन्होंने इसीलिए लिखा पहला पोस्टुलेट कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगी उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। कितने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, जितने लेगेंड होंगे, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्योंकि उतने ही लेगेंड उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। तो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो उतने ही ऑर्बिटल होने चाहिए वैकेंट, तभी जाके वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक। एंड दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द लेगेंड्स। देखो उन्होंने किस बॉन्डिंग को माना यहाँ पे, कोवेलेंट को। इसलिए हमने कहा कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से क्या बनेंगे यहाँ पे, बॉन्ड। ठीक। अच्छा, तो इन्होंने देखो थर्ड में आपका वही लिखा है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ बैकेंट मेटल ऑर्बिटल एंड filled ligand orbital, and this complete overlap leads to the formation of metal ligand bond। ठीक। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है बॉन्ड, मेटल और लेगेंड के बीच में। अच्छा, अब जो बॉन्ड बनता है वो किस टाइप के ऑर्बिटल से बनता है, तो उसके लिए आपको पता ही है कि वीबीटी ने बताया था हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट।
तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से मिलके बनता है क्या, यहाँ पे ये बॉन्ड। अब हाइब्रिडाइज ही क्यों, क्योंकि आपको पता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होते हैं, उसमें जब ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्डिंग काफी अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का मतलब ही है कि उनकी एनर्जी सेम होगी, है ना। तो सेम एनर्जी होती है तो उसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है। सो इस वजह से वहां पे बॉन्ड क्या बनता है, अच्छा बनता है। याद रखना, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा बॉन्ड बनता है। ठीक। तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द ऑर्बिटल ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड देन, और जो मैक्सिमम एक्सटेंट का जो ओवरलैपिंग है वो पॉसिबल किस में है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिया किसने, वीवीटी ने। तो उसी के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन के को यूज करके ही इन्होंने बताई मॉलिक्यूल की शेप और जियोमेट्री। ठीक, वीवीटी ने क्या बताई फिर, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की शेप और जियोमेट्री कैसी होगी वो बताई किसने, वीवीटी ने। किसका यूज करके, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है उन्होंने किसका यूज किया था, इन्होंने यूज किया था हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक। अब वो हाइब्रिडेशन कहाँ से निकल के आया, तो ध्यान रखना वीवीटी से। तो समझते हैं, देखो हाइब्रिडेशन के रूल्स सेम है जो आपने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में देखे थे। यदि आपको उसमें डाउट रहता है तो हम जल्दी ही केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर कवर करके अपलोड करने वाले हैं, तो आप उसको जाके एक बार देख सकते हो। हाँ, तो समझना यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन निकल के आया किससे, वीवीटी से। ठीक। हाइब्रिडेशन में क्या होता है आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में हर तरीके के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है, हाफ फिल्ड, है ना, फुल्ली फिल्ड, और आपको पता है बैकेंट ऑर्बिटल्स। तीनों टाइप के ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाफ फील्ड हो चाहे फुल्ली फील्ड हो या फिर बैकेंट ऑर्बिटल, बस उनमें होना क्या चाहिए, बैलेंस सेल के होने चाहिए, और उनकी जो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उसमें लगभग सेम एनर्जी होनी चाहिए, तभी जाके हाइब्रिडेशन होते हैं। वो हाइब्रिडाइज करेंगे, है ना, बनाएंगे। अच्छा, कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करने हैं तो वो डिपेंड करेगा कि कितने लेगेंड हैं। अभी हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया इस तरह इसका, जिसे हमने आपको दे दिया। देखो अब इसमें कॉम्प्लेक्स आएगा, तो हमने कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया, सपोज NiCl4 2 सपोज ये अपने पास कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमें क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन के जो रूल्स हैं वो आपको 11th में आपने सीखे ही हैं, तो उसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड और बैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। और देन तीसरा आप क्या बोलोगे कि उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, है ना, उतने ही आपको क्या मिलेंगे वहां पे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मिलते हुए दिखेंगे, है ना। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो जाती है, इसलिए उसमें ओवरलैपिंग अच्छी होती है। तो ये कुछ रूल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, राइट। अब समझना, इसमें निकालते हैं हम लोग। तो हाइब्रिडेशन निकालने से पहले आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। मेटल की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन निकालो। तो एक्स Cl पे होता है -1 चार्ज, अपने पास है 4Cl, और कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -2। तो एक्स इक्वल जब आप निकालोगे -2 + 4 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल आएगा आपका निकल के +2। ठीक। अब इसके बाद आपको निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक। तो आप निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखो 28, आपको 30 तक के एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो, इसके नियर बाई नोबल गैस आर्गन हो जाएगी, एंड देन 3D में 8 होगा, 4s2। ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हो गया, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो आप जाके एक बार देख सकते हो, उसमें हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हैं। ठीक। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। तो जब आप निकल को +2 में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे एस और वाले ऑर्बिटल से। अच्छा, फोर्थ सेल यहाँ पे स्टार्ट होगी, तो आप हमेशा याद रखना 4p वाला भी वैकेंट होगा, 4d वाला भी वैकेंट होगा, क्योंकि फोर्थ नंबर की सेल स्टार्ट हो गई तो उस फोर्थ सेल में 4s 4p 4d ये सारी की सारी सब सेल्स होंगी वहां पे, राइट। अब आप यहाँ पे देखो, हमें बैलेंस सेल का यूज करना है। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। तो 3D के आप इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में फिल कर दोगे। डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 8। तो फिल करते हैं, देखो होंडे रूल को फॉलो करते हुए, 3 4 5 6 7 एंड देन 8। ठीक है, परफेक्टली फाइन। अच्छा, एस वाला बैकेंट है, पी वाला भी बैकेंट है, डी वाले की जरूरत इसमें नहीं है क्योंकि हम लेगेंड देखेंगे अब। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद आपको क्या देखना है, लेगेंड। कितने लेगेंड है यहाँ पे, देखो 4। तो एक लेगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, मतलब एक लेगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा।
राइट। तो हमें 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। कैसे ऑर्बिटल चाहिए? 4 खाली ऑर्बिटल्स। तो आप यहाँ पे देखो खाली ऑर्बिटल्स हैं क्या 4 अपने पास? बिल्कुल, देखो ये वाले। एक कौन सा था? 4s and 4p। तो तीनों ये जो चारों ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करके 4 नए ऑर्बिटल बना लेंगे इस तरीके से। और ये कौन से हो जाएंगे आपके? sp3 ऑर्बिटल्स। ठीक। और जब भी आप इसमें देखो, जब बॉन्डिंग होगी ना, NiCl4 जब बनेगा, तो ये जो Cl के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कहाँ आ जाएंगे? इनमें, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? ये इलेक्ट्रॉन्स आए Cl- से। एक लेगेंड ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो 4 लेगेंड ने कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। तो अब आप देखो NiCl4 में, अच्छा इसको भी जो करते हो आप लिख दो, 3D वाले को। तो 3D वाले ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन आ क्या गया? sp3 आ गया। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको ये भी पता चल गया कि इसकी से जियोमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। ठीक। कैसी जियोमेट्री होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। तो आप बनाना चाहो तो ऐसे बना भी सकते हो फिर तो आप। तो VBT ने क्या किया? कॉन्सेप्ट किसका यूज किया? हाइब्रिडाइजेशन का। किसको बताने के लिए? जियोमेट्री और शेप को बताने के लिए। अब यहाँ तक तो ठीक था। ये तो कॉम्प्लेक्स सिंपल था, तो हो गया आपका ये, है ना, sp3 इसमें हाइब्रिडेशन आ गया। तो कितने बैकेंट ऑर्बिटल लेने हैं? वो लेगेंड को देखना है, जितने लेगेंड होंगे उतने ही हमें बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तभी जाके वो उसमें बॉन्डिंग होगी, राइट। तो लेगेंड को देख के आप ऑर्बिटल को यहाँ पे काउंट कर लोगे उतने बैकेंट, राइट। तो यहाँ तक तो बात सिंपल थी। अब आगे बात जो आई ना, तो VBT ने क्या किया था? कॉम्प्लेक्स का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया, सॉरी नॉट डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कैलकुलेट किया? मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पे उन्होंने क्या किया? उसका हाइब्रिडेशन डिफाइन किया। लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट इन्होंने कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था, वो पॉसिबल नहीं था हर एक कॉम्प्लेक्स के केस में करना है ऐसा, है ना। एक्सपेरिमेंटली ऐसा तो नहीं है कि पहले आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालो फिर उसमें डिफाइन करो कि हाइब्रिडेशन क्या होगा, है ना। तो VBT ने, आपको याद रखना है कि क्या किया था, उस कॉम्प्लेक्स का पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने से उनको क्या फायदा? उनको ये फायदा होगा कि उस कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे हमने आपको दे दिया ए। ठीक। अब इस कॉम्प्लेक्स का VBT ने जो VBT ने जब एक्सप्लेन किया, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या किया? इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया। हम आपको एक रेंडमली दे रहे, मैग्नेटिक मोमेंट कितना इसका आएगा देखो आप समझना। इन्होंने इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू मेजर किया और उन्हें मिला क्या? 0। ये उन्होंने कहाँ से पता किया? ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक। इस कॉम्प्लेक्स का एक्सपेरिमेंटली उन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया और उन्हें कितना मिला? 0। ठीक। इससे उन्हें क्या पता चला? यदि मैग्नेटिक मोमेंट 0 आया, इसका मतलब क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स के पास जो मेटल आयन है उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक। उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दिया कॉम्प्लेक्स का। अब आप देखो इसमें यदि हम हाइब्रिडेशन निकालें तो क्या आएगा समझना। सबसे पहला काम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। एक्स CN पे -1 होता है, अपने पास 4 CN है, इक्वल में -2 आएगा। अगेन देखो -2 + 4 दैट इज इक्वल टू +2। तो इसकी भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4। ठीक। निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, देखो आप समझना। अब आप जब निकेल को लिखोगे तो निकेल का फिर से वही 28 होता है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आ जाएगा, 3D8 4s 2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। तो +2 में जब आप लिखोगे तो क्या आएगा? आर्गन 3D में 8 4s हो जाएगा 0। फिर से 4 वाली सेल है तो आपको पता है 4p भी खाली होगा 4D। लेकिन D हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हमें केवल देखो 4 लेगेंड है, 4 बैकेंड ऑर्बिटल चाहिए, तो 4s 4p तक हो जाएगा, राइट। चाहो तो आप 4D भी लिख सकते हो, लेकिन अभी उसका इसमें कोई यूज है ही नहीं। अब आप देखो, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं एक बार। अब आर्गन नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम केवल डी वाले ऑर्बिटल को लिख लेते हैं। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास? 8। एस तो खाली है, ये एस हो गया खाली और ये आपका 4p हो गया खाली।
ठीक, अब आप यहाँ पे समझना। अच्छा, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में कितने, डी में कितने, ये सब हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया है ना, बिल्कुल बेसिक से। तो आप चाहो तो उनको जाके एक बार देख सकते हो, उन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। नहीं आता है तो जरूर देखना आप, हाँ। तो डी में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। यदि आप इसको अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल फिल करोगे तो ऐसे फिल करोगे, 4 5 देन 6 7 एंड 8। तो इसके अकॉर्डिंग जो थ्योरेटिकली हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। समझना इस बात को, कितने अनपेड मतलब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 आ गए यहाँ पे। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट करके हमने पता किया, वो क्या बता रहे थे हमें, एक्सपेरिमेंटली क्या मिला हमें, कि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 0 होने चाहिए। तो इसके पास 2 कैसे आ गए, मतलब हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को फिल किया है वो रॉन्ग तरीके से फिल किया है। तो ये जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रॉन्ग है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जो चीज मिली वो तो सही होगी, थ्योरेटिकल वाली कैसे हो जाएगी सही, राइट। तो इसको फिर उन्होंने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल किया, देखो आप। इसमें उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन जो 3D में 8 थे ना, वो कुछ इस तरीके से फिल किए, देखो आप। तो समझना, उन्होंने अभी जो इलेक्ट्रॉन फिल किए वो ऐसे किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ आई ना बात। तो इन्होंने क्या किया था VVT में, इन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया था पहले कॉम्प्लेक्स का, और उसके अकॉर्डिंग इन्हें पता चल गया कि उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका 0 आया, मतलब इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं थे। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 3D में। समझ गए ना बात। अब हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए थे यहाँ पे, आप देखो 4, क्योंकि लेगेंड अपने पास 4 थे। तो 4 ऑर्बिटल कौन कौन से हो जाएंगे, देखो एक इसका डी वाला खाली है तो एक डी हो जाएगा, एक एस हो गया तो 2 हो गए, और फिर बाकी के बचे क्या अपने पी में, तो पी के भी 2 ले लोगे तो 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे हाइब्रिडेशन में क्या आ जाएगा, DsP2। यहाँ पे 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे आपके। ये 4 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, एक 3D का लिया हमने तो डी, एस का एक है तो एस, और पी के कितने लिए 2, तो DsP2। ये ऑर्बिटल्स हो गए। तो जैसे ही आप इसमें हाइब्रिडेशन निकालोगे तो आ जाएगा क्या, DsP2। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ जाएंगे इसमें, ये लिगेंड वाले। ये इलेक्ट्रॉन किसने दिए, Cn- ने। तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2। और अब आपको ध्यान रखना है कि DsP2 की जो, आप देखो जियोमेट्री कैसी होती है या शेप कैसी होती है, तो स्क्वायर प्लेनर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला अभी हमने एक देखा था जिसको कैसा था, टेट्राहेड्रल था। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। और ये वाला कैसा है, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या आया इसका, DsP2। तो एक बात आपको समझ आनी चाहिए कि VVT ने क्या किया था, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया। लेकिन इसकी यही एक लिमिटेशन हो जाएगी फिर, कि जब आपने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया, लेकिन हम हर एक कॉम्प्लेक्स का तो करते नहीं रहेंगे। तो VVT ये एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं थी, आप बोलोगे कि बता नहीं पाई वो, कि कब वो स्क्वायर प्लेनर होगा, कब वो आपका टेट्राहेड्रल होगा, यदि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। समझ गए ना, एक लिमिटेशन हो जाएगी VVT की। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है। अब आप ये ध्यान रखो कि हमने ऐसा इलेक्ट्रॉन फिल क्यों किया, इसमें निकल वाले केस में इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फिल क्यों किया। तो उसके लिए क्या था, इसके बाद जो थ्योरी आई VVT के बाद, कौन सी है, CFT। उसमें इन्होंने ये बताया कि ऐसा कब करना है। कैसे बताया, देखो ये, तो आपको उसमें एक सीरीज मिलेगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसको समझने के लिए हम आपको वो थ्योरी पहले से बता गए। इस पे CFT वाला ये कहाँ से निकल के आई थी ये, तो CFT से निकल के आई थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। ठीक, उन्होंने क्या किया, लेगेंड की स्ट्रेंथ को मेजर किया और ये दे दिया। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पे जो लेगेंड है, तो ये उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे उन्होंने अरेंज किया हुआ है। यदि आप देखोगे तो NH3 तक, यहाँ पे यहाँ तक वाटर, आयोडीन से लेके I- से लेके H2O तक के लेगेंड कैसे हैं, वीक फील्ड लेगेंड होते हैं। और इसके आगे वाले है ना, इसके आगे वाले CDT हो गया, NH3 सब कुछ सब कैसे होते हैं, CO तक लेके आपके हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंड। ठीक। तो ये ऑर्डर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको बस थोड़ा सा देख के जाना है एग्जाम के टाइम। बाकी एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रांग है कि वीक वीक है, तो याद रखना लेगेंड जो अपने पास है ना, इसका एक सिंपल सा तरीका आपको बता रहे हैं। इफ डोनर एटम इज दी कार्बन और नाइट्रोजन, यदि लेगेंड में जो डोनर एटम है वो कार्बन और नाइट्रोजन है, देन
वो लेगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। देन आप इसको कंप्लीटली सेंटेंस कंप्लीट कर लेना, देन इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग लेगेंड। कैसा हो जाएगा वो आपका, स्ट्रॉन्ग लेगेंड हो जाएगा। और दूसरा आप केस यहाँ पे लेके चलोगे कि इफ अदर देन, है ना, इफ दोनों एटम अदर देन कार्बन और नाइट्रोजन, तो फिर वो आपका हो जाएगा वीक लेगेंड, है ना, वीक फील्ड लेगेंड। कैसे पता चला, देखो आप यहाँ पे सीओ, दोनों एटम कौन है, कार्बन, सी एन माइनस, कार्बन दोनों एटम है, सी एच थ्री माइनस हो गए, ठीक है, तो इसमें भी दोनों एटम कौन है, कार्बन, Pr3, है ना। अच्छा, ये एक्सेप्शनल पॉइंट आ गया एक, Pr3 को ध्यान रख लेना, बाकी देखो आप NO2 और फिनेंथोलीन, बाइप्रिडिन, इन सब में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ही आपका डोनर एटम होगा। En में देखो, En आपको पता ही है क्या होता है, एथिलीन डाइमीन। तो ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर दोनों एटम कौन है, नाइट्रोजन हैं। तो जहाँ पर दोनों एटम कार्बन और नाइट्रोजन मिलेगा, साथ में फॉस्फोरस भी लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे एक फॉस्फोरस का आ गया Pr3, है ना। तो वो कैसा होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। इसके अलावा कोई दो और दोनों एटम है, जैसे H2O में दोनों एटम ऑक्सीजन हो गया, C2O4 टू माइनस में ऑक्सीजन हो गया। तो इनके अलावा कोई दोनों एटम आता है, तो फिर वो कैसा हो जाएगा आपका, बिग फील्ड लिगेंड। इस तरीके से हम थोड़ा सा एक एग्जाम में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। ये बेसिक सा एक तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं कि जिसमें दोनों एटम कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसके अलावा यदि कोई दोनों एटम आता है लिगेंड में तो वो कैसा मान लेंगे हम, वीक लिगेंड, राइट। अब होना क्या है वो समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे जब आप देखोगे इस कॉम्प्लेक्स में क्या था, Cn। तो Cn कैसा लिगेंड है, Cn होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। Cn लिगेंड कैसा था यहाँ पे, यहाँ पे जो था Cn माइनस, ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा ना, तब हमें हुंस रूल को फॉलो नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन को पेयर बना के फिल करेंगे इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करोगे, इस तरीके से। कब, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। और Cl देखो, इसके पहले जो था Cl, Cl कैसा था यहाँ पे, Cl अपना था वीक फील्ड लिगेंड, ठीक। तो वीक फील्ड लिगेंड आएगा, तब तो हमें हुंस रूल को फॉलो करते हुए 3D में इलेक्ट्रॉन फिल करना है। और लिगेंड यदि स्ट्रॉन्ग आ गया, तो फिर हमें हुंस रूल को फॉलो नहीं करना है, हम पेयर बना के इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। कैसे, पेयर बना के, इस तरीके से। समझ गए ना। तो ये भीबीटी नहीं बता पाई थी, ये बाद वाली थ्योरी है, लेकिन हमें तो यहाँ पे सीखना है कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, राइट। तो उसके लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि लिगेंड देखेंगे, वो वीक होगा तो स्टार्टिंग में ही हम हंड गोल को फॉलो करते हुए फिल करेंगे, स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर पेयर बना के फिल करना है, ठीक। यहाँ पे देखते हैं, देखो आप, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो अभी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर किसका लिया, 4 का। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, ठीक है। कोऑर्डिनेशन 6 वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे हम देते हैं कि सपोज अपने पास होता है ए, ठीक, और 3+ आप ले लो। और ठीक है, इसमें करते हैं पहले एक बार, तो इसको कहो, आप करेंगे कैसे, देखो समझना। फिर से वही काम, सबसे पहला काम, ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स, CO NH3 का जो 0 होगा इंटू 6, इक्वल में +3 चार्ज है। तो एक्स इक्वल अपना आ गया +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3 कोबाल्ट का, ठीक है। अब अपना काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना होता है एटॉमिक नंबर, 27। ध्यान रखना, आपको 30 तक के आनी चाहिए, हम पहले बोल रहे हैं। एग्जाम में वो एटॉमिक नंबर नहीं देते हैं 30 तक का, उसके बाद कोई आएगा तो डेफिनेटली दे देंगे वो, हाँ, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो आप, 3d7 4s2। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखो +3, तो +3 में जब आप कोबाल्ट को लिखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे आप। कितना बचेगा, देखो 3D में 6, 4s के दोनों चले जाएंगे, दो 4s से चले गए, एक आपका 3D से चला गया, तो 3d6 बचा। अच्छा, फोर्थ वाली सेल चल रही है तो 4p भी खाली होगा, 4d भी खाली होगा। अब इसमें अभी हम देखेंगे कि कितने का यूज करना है, ठीक है। अब आप देखो, जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो 3D है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास 6। तो पहले आप एक बार हॉन्ट से रूल के अकॉर्डिंग फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे देखोगे कि लिगेंड कैसा है, NH3, NH3 कैसा लिगेंड है, आपने अभी देखा, NH3 में दोनों एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो कैसा लिगेंड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अभी हमने आपको बताया था कि जब लिगेंड आपको स्ट्रॉन्ग मिल जाए,
तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, पेयर बना के। दैट मीन्स जो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन थे उसको हम फिल कैसे करेंगे, देखो आप, यही बस इतना ही तो काम है, बाकी तो सब सिंपल ही है। 4s खाली होगा, 4p भी अपने पास खाली ही है। बहुत है, देखो क्योंकि हमें कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए, टोटल 6 हो जाएगा इतने में, राइट। तो देखो आप यहाँ पे काम अपना क्या रहेगा, देखो जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 6, अब कैसे करोगे आप, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये ऐसे समझ आया ना, क्योंकि यहाँ पे लेगेंड NH3 था जो कि कैसा लेगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंड। तो जब स्ट्रॉन्ग लेगेंड आएगा ना तो हमें पेयरिंग करके फिर इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है, ठीक। मतलब हॉर्न को वो वायलेट कर देगा फिर, ठीक है। अब आप अपना काम सिंपल सा कर सकते हो, आगे वाले ऑर्बिटल्स कितने चाहिए हमें, 6 ऑर्बिटल। तो दो तो डी के खाली हैं, तो दो तो डी के ले लोगे, एक एस का ले लोगे, और फिर 3 हमें किसके मिल जाएंगे, पी वाले के। सॉरी है ना, इसको हम थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। देखो, तो डी के 2 हो गए और इसके हो गए 3। तो क्या बन जाएगा अपना ये, 6 ऑर्बिटल अपने पास आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। इस 6 ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो डी के 2 लिए तो D2, एक एस, पी के 3 लिए तो P3, तो हो जाएगा D2sp3, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा था अपना, CO NH3 होल 6 एंड +3, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी फिल कर दो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे इसके पास, ये आपको इलेक्ट्रॉन किसने दिए, ये इलेक्ट्रॉन दिए NH3 ने, क्योंकि एक लेगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 NH3 12 दे देंगे तो हो गया। तो हाइब्रिडेशन क्या आ गया इस कॉम्प्लेक्स में, D2sp3। D2sp3 आया, अब देखो यहाँ पे हमने कौन सा ऑर्बिटल यूज किया, इनर, 3D वाला यूज किया, तो इसका नाम क्या बोलोगे आप, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात समझ आई ना आपको, तो इसका नाम क्या देंगे हम दूसरा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक किसने दिया था नाम, VVT ने। जब इनर डी ऑर्बिटल यूज होता है, दैट मीन्स 3D वाला डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, तो बोलोगे इनर। यदि 4D वाला यूज करता तो उसको बोलते फिर हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी हम 4D वाला भी एक एग्जाम्पल आपको करा देंगे, सो डोंट वरी, राइट। समझ आई ना इतनी बात। अब देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमें मिल गया, इस कॉम्प्लेक्स में क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन इसका, D2sp3, ठीक है। अब दूसरा काम आप क्या करोगे, देखो इसमें इसकी शेप कैसी होती है, जियोमेट्री कैसी होगी, तो आपको इसको हाइब्रिडेशन से पता चल जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बना देते हैं। ये देखो इसकी हाइब्रिडेशन की शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको सिखा देंगे केमिकल बॉन्डिंग में, है ना, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में। तो कोबाल्ट आपकी सेंट्रल एटम हो गई, और 6 NH3 लगा दो आप इस तरीके से साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, एक ऑक्टाहेड्रल। तो बात क्लियर हुई ना आपको ये, आप चाहो तो इस पर +3 चार्ज ऐसे लगा दो, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो लिगेंड को देख के चलना है कि वीक है कि स्ट्रांग है, स्ट्रांग होगा तो पेयरिंग करा देना, वीक होगा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं फिर, ठीक है। और कितने खाली ऑर्बिटल लेगो, जितने लिगेंड होंगे। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं वीक वाले का, ठीक। तो ये एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज अपने पास होता COCl6 3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें कोबाल्ट की X, Cl पे -1, अपने पास है 6Cl इक्वल में -3, तो X इक्वल निकाल दोगे आप, -3 + 6 आ जाएगा अपने पास +3। फिर से सारे काम आपको फर्स्ट टाइम करने हैं, वही चीज देखो, कोबाल्ट 27 होता है, तो आर्गन 3D में 7, 4s में 2, ठीक है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो +3 में क्या आ जाएगा, आर्गन 3D में रहेगा अपना 6 4s 0, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इसमें भी देखो 4p खाली होगा, 4d भी खाली होगा, क्योंकि फोर्थ वाली सेल स्टार्ट हो गई। अब देखो आप, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें 3D में, हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 6। तो पहले हम होन्स रूल के अकॉर्डिंग फिल कर देंगे, तो देखो आप इसमें फिल कर दो आप, 1 2 3 4 5 6 फिल कर दिए। अच्छा लेगेंड देखो आप, Cl कैसा है, वीक लेगेंड है, ठीक। Cl- कैसा लेगेंड है आपका ये, वीक फील्ड लेगेंड है,
तो फिर आपको पेयरिंग कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, 3D6 को आप एज इट इज रख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक। 4S वाला अपने पास खाली है, 4P भी अपने पास खाली है, पी के कितने होते हैं, 3 होते हैं। और 4D वाला भी अपने पास खाली रहेगा। क्यों ऐसा किया बताएंगे आपको हम, राइट। अब आप यहाँ पे समझना, देखो इसमें तो इलेक्ट्रॉन फिल है अपने पास 6। ठीक। अब इसके पास तो खाली ऑर्बिटल है नहीं। हमें कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए, देखो कितने लेगेंड है, 6 लेगेंड है। तो 6 हमें खाली ऑर्बिटल चाहिए। 3D के पास तो नहीं है। तो फिर हम कहाँ से लेंगे, 4S वाले से। एक 4S का हो गया, 3 4P के हो गए। कितने बचे बाकी के, हमें दो और चाहिए, तो डी कहाँ, डी से ले लेंगे दो हम। बाकी किससे लेंगे, डी से। तो टोटल आ जाएंगे अपने पास से 6। ये हो गया अपने पास 6 ऑर्बिटल। तो नाम क्या हो जाएगा, देखो एस लिया पहले, फिर 3P के लिए, फिर डी के दो लिए, तो sp3d2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन, है ना। कॉम्प्लेक्स अपने पास ए था। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी फिल कर दोगे आप। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, Cl देगा। हो गया ना, तो इसमें कौन सा आ गया, sp3d2। अभी आप देखो, पार्टिसिपेट किसने किया, 4D ने। तो जब आउटर ऑर्बिटल 4D वाला पार्टिसिपेट करेगा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक। या फिर इसको दूसरा नाम क्या बोलोगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका होगा नाम। ठीक। तो इस तरीके से हाइब्रिडेशन हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, राइट। इसमें भी आप देखोगे तो COCl6 था। ठीक। तो sp3d2 आ गया। इसकी भी ज्योमेट्री कैसे होगी, ऑक्टाहेड्रल। बना दोगे आप सेम तरीके से। सॉरी ऑल ऑफ यू। इस तरीके से आप इसकी बना दोगे, राइट। एक चीज और, VBT ने ये नहीं बता पाया था कि कब आपको पेयर करना है कब नहीं। वो तो क्या करते थे VBT वाले, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते थे एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, आप इस केस में कैसे बता पाओगे मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना। हम यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक आपका हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक, नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिक, राइट। वो हम समझेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए आप इतना देखो कि जो लिगेंड होगा वो वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग है, किसने बताया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चला, CFT ने बताया था। तो VBT की लिमिटेशन क्या क्या हो जाएंगी आप समझना है यहाँ पे। देखो, पहली लिमिटेशन हम क्या बोल देंगे कि देखो VBT क्या नहीं बता पाई हमें, 1 मिनट ऑल ऑफ यू समझना। तो VBT ने क्या किया, देखो VBT ने फॉर्मेशन तो बताया कैसे होता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है। स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, ये भी उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर क्या होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया। तो उन्होंने एक क्या नहीं बता पाए, देखो, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल रहे थे एक्सपेरिमेंट करके, वो क्यों आया उसको थ्योरेटिकली ये नहीं बता पाए। Then it does not give a quantitative interpretation of thermodynamic और kinetic stability. That means सिंपल सा आप बोलो अभी कि स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ये नहीं बता पाए कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा, क्यों होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों ज्यादा होगा या कम, तो उसको नहीं बता पाए। कलर के बारे में इनने कोई बात ही नहीं की, तो कलर नहीं बता पाए। देन आप बोलोगे कि जब हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, आपको हमने एग्जाम्पल कराया था Cl4 2 माइनस, और एक और हमने बताया था NiCN4 2 माइनस, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब आपका ए टेट्राहेड्रल था, ये टेट्राहेड्रल होता है। और उसी टाइम पे आप देखो ये वाला कैसा था, स्क्वायर प्लेनर। तो ये नहीं बता पाए कि ये क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोई कॉम्प्लेक्स है तो वो कब ऑक्टाहेड्रल होगा और कब टेट्राहेड्रल, राइट। तो डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, राइट। कि कब वो आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, सॉरी कब टेट्राहेड्रल या कब स्क्वायर प्लेनर होगा, इसको नहीं बता पाए। एंड ऑल्सो ए वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। वो तो किसने बताया, फिर CFT ने बताया था, जो आपको हमने यहाँ दिखा दिया, क्यों, ताकि आपको हाइब्रिडेशन निकालना आ जाए इसलिए बता दिया। वो VBT ने नहीं बताया था, इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना, CFT से आई थी, VBT से नहीं आई थी, ठीक है। तो इन चीजों को ये नहीं बता पाए, इनकी ये लिमिटेशंस थी। इसके बाद कौन आई, इसके बाद निकल के आई थी अपनी CFT।
तो सीएफटी ने बताया कि बॉन्डिंग कैसे होती है, उन्होंने अपना बनाया पोस्टुलेट, उनके अपने थे। उन्होंने बताया कि कलर कैसे आएगा, उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड को बता दिया था। तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे सीएफटी की। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई अभी, कि वीबीटी ने क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। तो जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, लेगेंड को देख के चलना कि वो वीक फील्ड लेगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंड है। यदि बाहर वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो आप बोलोगे आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या आप बोल सकते हो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यदि आपका अंदर वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है जैसे कि 3D, तो बोलोगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इनर आप बोल सकते हो स्फीयर कॉम्प्लेक्स, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। ठीक, सिंपल था। तो ये सारी चीजें आज हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी जो आपको ध्यान रखनी है, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन वाला पोर्शन, और उसके बाद लिमिटेशन ऑफ वीबीटी आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। राइट। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आपको पूछ लेना है। कुछ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, जैसे कि हाइब्रिडेशन निकालने की, है ना। और आप साथ में उसकी जियोमेट्री और शेप के बारे में भी आप लोग ट्राई करना कैलकुलेट करने का, है ना। आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। यदि कहीं पे डाउट रहता है किसी कॉम्प्लेक्स में, बताना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक चीज और, जब आप इनको करोगे ना, आप जैसे हाइब्रिडेशन वाले क्वेश्चन आपने लिए, तो साथ में ही आप वहाँ पे आईयूपीएससी नेम की भी प्रैक्टिस करते चलना, ताकि आपको ये और क्लियर हो जाएगा। राइट। और कोई डाउट रहता है किसी भी कंपाउंड में, तो आप हमें बताना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना। तो सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करना, और यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है दोस्तों के साथ, तो शेयर भी कर लो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर लो। और कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बार एक कंप्लीट होगा तो हम इसके क्वेश्चंस भी आपको करा देंगे। राइट। सो सिंपल सा है, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सो ऑल क्लियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ना। और जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना भी नहीं भूलना है। राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। आई एम एंडिंग नाउ। ओके, आई होप सो ऑल क्लियर। हाँ, बाय बाय एवरीवन। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, हाँ, और नोट्स बनाते चलना है। कहीं डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।